हेलो 10th क्लास स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है डेफिनेट सक्सेस पाठशाला के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। एक अकेला ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको ऑफलाइन मोड और ऑनलाइन मोड दोनों में बेस्ट फैकल्टीज के द्वारा ही यहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो इस वीडियो में हम लोग कवर अप कर रहे हैं पेपर 2020। तो यस, आप जो पेपर वॉच कर रहे हैं वो है 2020 पेपर, जहां पे अभी हम सेक्शन ए का पार्ट सॉल्व कर रहे हैं और सेक्शन ए में है 20 क्वेश्चन। आपको यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, आपको फिलिंग इन द ब्लैंक्स देखने को मिलेंगे और इसी के साथ में आपको 3 से 4 सवाल जो है वो 1-1 मार्क्स के सब्जेक्टिव पार्ट भी देखने को मिलेंगे। डन। तो अभी हमने जो मेंशन किया हुआ है वो है पूरे शुरू के 10 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, देन उसके बाद आपको कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स हैं जो आपको पूरे सेक्शन ए में करने हैं सॉल्व। तो पूरी क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक का जो पूरा एक लेक्चर है, पूरा एक वीडियो है, वो कंप्लीटली आप यहाँ पे कवर अप कर रहे हैं। तो चलिए सेक्शन ए को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 है एमसीक्यू वेराइटी से, वो ये रहा आपके सामने। चलिए, the sum of the exponents of the prime factors in the prime factorization of 196 is। अब यहां पे ये सवाल हमें क्या बोल रहा है, बहुत सिंपल सा सवाल है। ये हमसे कह रहा है कि जब मैं 196 का प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूं तो देखिए 2 9 टाइम्स 18, 2 8 टाइम्स 16, अगेन 2 4 टाइम्स 8, 2 9 टाइम्स 18, 7 7 टाइम्स 49 एंड 7 1 टाइम्स 7। इसके जो प्राइम फैक्टर्स निकले हैं, प्राइम फैक्टर निकले हैं 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। और अगर आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दें तो ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद 7 का स्क्वायर। दैट मीन्स प्राइम फैक्टर्स आर 2 एंड 7। इनके एक्सपोनेंट्स का अगर मैं सम कर दूं तो द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196 इज व्हाट। तो मैं यहां पर कहूंगा 2 + 2 आपसे पूछ रहे हैं, मतलब एक्सपोनेंट मतलब पावर। तो पावर का सम जब आप कर देंगे 2 + 2 कर देंगे तो यहां पे आंसर आ रहा है आपका 4। मैं यहां पर ऑप्शन बी पे सर्कल करूंगा और आगे मूव करूंगा, सिंपल। डन। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? यूक्लिड डिवीजन लेमा states that 2 positive integers a and b there exist unique integer q and r। यस, बोलता है एकदम। डिवीजन, यूक्लिड डिवीजन लेमा कहता है कि a = bq + r, जहां पे a और b जो हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। कैसे इंटीजर्स हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। डन। और यहां पर जो q एंड r है, ठीक है, ये जो है ये यूनिक इंटीजर्स हैं। डन। और इसमें जो वैल्यू, जो कंडीशन हमें एक पढ़ाई जाती है वो हमें पढ़ाई जाती है कि जो r है, ठीक है, r शुड नेवर, मैं यहां पर कहूंगा r शुड व्हाट, तो r शुड नेवर बी लेस देन और इक्वल टू b, ठीक है। एंड यहां पे हम कहेंगे कि r की जो वैल्यू है वो आपकी यहां पर कंडीशन क्या बनता है। तो यहां पे कुछ कंडीशंस आपको गलत देखने को मिलेंगी, कुछ गलत मिसप्रिंटिंग है यहां पर। यहां पे जो कंडीशंस आपको पढ़ाई जाती हैं वो ऐसी नहीं है। आपको बताया जाता है कि जो r की वैल्यू है, ठीक है, r शुड नेवर बी लेस देन और r शुड बी ग्रेटर देन। तो r शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, पहली चीज तो ये कंडीशन में पढ़ाई जाती है, ठीक है। और r की जो वैल्यू है इट शुड बी लेस देन b, तो r शुड बी लेस देन b, ये कंडीशन आपको पढ़ाई जाती है, ठीक है। तो आप एक बार अपनी बुक्स में चेक कर लीजिएगा, यहां पे जो कंडीशंस प्रिंटेड मुझे दिख रही हैं यहां पे कुछ गलती है, ठीक है। यहां पे एक कंडीशन ऐसी होनी चाहिए, अगर ऐसी कोई कंडीशन दी है आप उसको टिक करिए। तो r शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड शुड बी लेस देन b, ये आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो यहां पर हमने इसको कंडीशन को कर दिया है सॉल्व। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, आपको एक पॉलिनोमियल दिया है x² - 3x - m + 3। अभी इसके जीरोस निकालने हैं, तो इसके जीरोस निकालने के लिए आपको 10th क्लास में सिखाया जाता है कि डिस्क्रिमिनेंट निकालिए। डी देखिए क्या आ रहा है। तो यहां पे अगर मैं डिस्क्रिमिनेंट की तरफ मूव करता हूं तो ये होगा b² - 4ac
क्योंकि दिए हुए पॉलिनोमियल के अंदर मेरी जो a की वैल्यू है वो 1 है, b की वैल्यू -3 है और c की वैल्यू -m+3 है। इन वैल्यूज को अगर मैं यहां सब्सटीट्यूट कर दूं तो b स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर, -4 मल्टीप्लाइड विथ 1 मल्टीप्लाइड विथ c इज व्हाट, तो c इज -m ब्रैकेट m+3, ये मेरे c की वैल्यू है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -3 का स्क्वायर मीन्स 9 -4 ब्रैकेट के अंदर -m इंटू m इज -m स्क्वायर, -m इंटू +3 वुड बी -3m। डन। इसको आप थोड़ा सा सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 9 - 4 इंटू -m स्क्वायर इज +4m स्क्वायर, तो मैं कहूंगा यहां पे आएगा +4m स्क्वायर, पहली चीज। दूसरा -4 इंटू -3 वुड गिव यू +4 इंटू 3 इज 12m। इसको अगर आप थोड़ा सा इजी फॉर्म में लिखना चाहें तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, मैं एक काम करता हूँ मिडिल टर्म स्प्लिट करके इसको फैक्टोरियल फॉर्म में लिख देता हूँ, फैक्टर्स बना देता हूँ, ठीक है। तो 9 इज 3 का स्क्वायर एंड 12, तो यहाँ पे अगर मिडिल टर्म स्प्लिट की तरफ जाता हूँ, इसको अगर ढंग से लिखूँ तो ये बेसिकली दिया है मुझे 4m स्क्वायर प्लस 12m प्लस 9, ये दिया है मुझे। तो 9 भी 3 का स्क्वायर है, 4m 2m का होल स्क्वायर है। सेंटर में मैं देखूं तो यहाँ पे 12 वैल्यू आई है, इसका मतलब 2m इंटू 2 इज 4m, 4m इंटू 3 इज 12m। तो यहाँ पे देखो, इसको आप लिख सकते हो, आइडेंटिटी दिख रही है मुझे यहाँ पे, ये आइडेंटिटी दिख रही है 2m प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये मेरे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आएगी। और रूट्स निकालने के लिए आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ाया जाता है कि रूट्स निकालने के लिए, x की वैल्यू निकालने के लिए -b प्लस माइनस रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2a। अगर इस वैल्यू को यहां पे डाल दूं तो x की जो वैल्यू है वो -b मतलब 3 आएगा, प्लस माइनस रूट d होल स्क्वायर है, तो ये आएगा 2m प्लस 3, तो ये आएगा 2m प्लस 3, ये मेरे रूट d की वैल्यू है, अपॉन 2 मल्टीप्लाइड विथ 1 इज 2। तो दो रूट्स निकल के आएंगे, एक रूट आपका निकलेगा x इक्वल्स टू 3 प्लस ब्रैकेट 2m प्लस 3 अपॉन 2, और दूसरी वैल्यू मेरी आ जाएगी 3 माइनस ब्रैकेट 2m प्लस 3 अपॉन 2। ये दो वैल्यूज निकल के आएंगी। इसको सॉल्व करूंगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस 2m प्लस 3, तो यहां पे ये सॉल्व करने पे आ जाएगा 3 प्लस 3 6, तो 6 प्लस 2m बाई 2। और यहां पे सॉल्व करूंगा तो x की वैल्यू आ रही है 3 माइनस 2m माइनस 3, तो 3 से -3 कट जाएगा, माइनस 2m बाई 2। थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, तो x की वैल्यू ऊपर से 2 कॉमन लेगा, नीचे से कैंसिल आउट हो गया, तो 3 प्लस m दिख रहा है, और यहां पे एक रूट मुझे दिख रहा है -m। देखिए ये कहां पे दिया है, तो अगर इसको मैं देखूं तो ये हमें कहां दिख रहा है, तो एक दिख रहा है m+3 और दूसरा दिख रहा है -m, बी ऑप्शन। मैं बी ऑप्शन पे टिक करूंगा और आगे मूव करूंगा। तो टोटल आपने 3 क्वेश्चन कर लिए, मूव करते हैं 4th क्वेश्चन की तरफ। 4th MCQ क्या है? The value of k for which the system of linear equation this is inconsistent। अब inconsistent की बात हो रही है, वर्ड inconsistent के लिए आपने पढ़ा है रेशियो और कोएफिशिएंट्स का बेसिकली रिलेशन यहां पे कहता है a1 अपॉन a2 should equals to b1 upon b2 which should not equals to c1 upon c2। आपको जो दो यहां पे सिस्टम ऑफ दो लीनियर इक्वेशंस जो दी हैं, अगर उसको आप देखें तो एक दी है x प्लस 2y इक्वल टू 3, और एक आपको दिया है 5x प्लस ky इक्वल्स टू 7, सॉरी प्लस 7। तो यहां पे ये दिया है मुझे +7 इक्वल टू 0। ऊपर वाली इक्वेशन को अगर जनरल फॉर्म में लिख दूं मैं, तो ये -3 इस साइड आ जाएगा, मतलब +3 इस साइड आएगा तो -3 हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो मैं कहूंगा मुझे ये दो लीनियर इक्वेशंस दी हैं, इसके अंदर a1 की वैल्यू 1 है, a2 की वैल्यू 5 है, b1 की वैल्यू 2 है,
और B2 की वैल्यू K है, C1 की वैल्यू -3 है और C2 की वैल्यू 7 है। इनको उठा के अगर इस में डाला जाए जो रिलेशन हमें पता है, तो यहां पे ये ऐसा बनेगा 1/5 should be equals to 2/k should not equals to -3/7। यहां से आप k की वैल्यू दे सकते हैं बाय दिस रिलेशन 1/5 equals to 2/k। आप बोल सकते हैं k की वैल्यू 10 आएगी। तो k की क्या वैल्यू है, सो दैट ये दोनों लीनियर पेयर इनकंसिस्टेंट रिलेशन दिखाएं। तो इनकंसिस्टेंट के लिए हमने यहां पे पढ़ा है ये पूरी चीज, ठीक है। A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 शुड नॉट इक्वल्स टू C1/C2। तो यहां पे मैं कहूंगा k की वैल्यू 10 आ रही है, दैट मीन्स डी ऑप्शन। मूव करिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये रहा द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0.04 बोल दूं, यही दिया हमें, -0.04 दिया है, ये इधर चला जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये आई, तो एक्स की वैल्यू आएगी रूट के अंदर 0.04। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो एक्स की वैल्यू रूट के अंदर आ जाएगी 4/100 और 4/100 को सॉल्व किया तो एक्स की वैल्यू रूट के अंदर आ जाएगी 2/10, मैं सॉरी रूट के बाहर आएगी तो ये आ जाएगी +-2/10 और +-2/10 का मतलब है ये हो जाएगा +-0.2। है कहीं ऑप्शन में? यस, ए ऑप्शन ही मुझे दिख रहा है। कर दिया सॉल्व। तो एमसीक्यू पार्ट है, 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। आपने 5 क्वेश्चन कर लिए हैं सॉल्व। वीडियो पसंद आ रही है लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि अकेला ऐसा चैनल जो आपको प्रॉपर तरीके से 5 साल के सैंपल पेपर दे रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। व्हाट विल बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस एपी। आपको एक AP दिया हुआ है 1/P उसकी पहली टर्म है, 1 - P/P उसकी दूसरी टर्म है, 1 - 2P/P उसकी तीसरी टर्म है। ऐसे ही कई टर्म्स हैं। इसका कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो कॉमन डिफरेंस का मतलब सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दीजिए, सक्सीडिंग टर्म से प्रेजेंट टर्म को माइनस कर दीजिए। तो A2 - A1 कर दीजिए, ये आ जाएगा 1 - P/P -1/P। करिए सॉल्व। तो ये आएगा 1 - P -1/P, दैट वुड बी 1 - 1 0 -P/P वुड गिव यू -1। कॉमन डिफरेंस वुड बी -1। सी ऑप्शन है यहां पर, कॉमन डिफरेंस वुड बी -1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट वुड बी द nth टर्म। किसी सीरीज की अगर मुझे nth टर्म देनी है तो मैं कहता हूं nth टर्म कैन बी गिवन एज a + n-1 × d। सीरीज क्या दी है? सीरीज हमें दी है पहली टर्म a दी है। कॉमन डिफरेंस की मैं बात करूं तो 3a - a मतलब 2a होगा, तो कॉमन डिफरेंस 2a हो गया, ठीक है। nth टर्म बतानी है, देयरफॉर nth टर्म वुड बी क्या रहेगी nth टर्म की वैल्यू? तो दिस वुड बी a, फर्स्ट टर्म वुड बी a प्लस n-1 मल्टीप्लाइड विथ कॉमन डिफरेंस दैट इज 2a इज द कॉमन डिफरेंस। ये आपका जवाब होगा, लेकिन ऑप्शन में ये चीज हमें नहीं दिख रही है कहीं पे भी, तो हमें इसको सिंप्लीफाई करना होगा। तो चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो anth टर्म वुड बी a प्लस 2a n, ये 2a n के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस 2a n माइनस 2a, तो यहां पे ये -2a और यहां पे जो nth टर्म निकल के आई a - 2a, तो 2an - a। ये आंसर दिया है कहीं ऑप्शन में, देखिए नहीं। यहां से a अगर कॉमन ले ले तो ये है 2 अंदर रह जाएगा और a बाहर आ गया तो 2n - 1 और a बाहर है, तो ये आंसर कहीं दिया है a मल्टीप्लाइड विथ 2n - 1a। यस, बी ऑप्शन है। देखिएगा कैसे चीजों को सॉल्व करना है, ये आपको बहुत क्लियर होना चाहिए। ऑप्शंस को भी फॉलो करना है, क्योंकि आपका जो आंसर आया है वो जरूरी नहीं कि ऑप्शंस में हो,
ठीक है, तो उसको अगर सिंप्लीफाई करके ऑप्शन का कोई आंसर आ सकता है तो आपको वहां पे मूव करना है। डन। कई बच्चे यही छोड़ देते हैं, वो कहते हैं सर आंसर ही नहीं आ रहा था, क्वेश्चन गलत है। नहीं, आपने कॉमन लेना है। ठीक है, मूव करिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। चलिए, द पॉइंट P ऑन एक्स एक्सिस इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज। द पॉइंट P ऑन एक्स एक्सिस, एक पॉइंट P है एक्स एक्सिस के ऊपर, ये इक्विडिस्टेंट है A पॉइंट और B पॉइंट से, A पॉइंट और B पॉइंट से। इसका मतलब AP वुड बी इक्वल्स टू BP, यही होगा। ठीक है, अभी उस पॉइंट के क्या बताने हमें, द पॉइंट P ऑन एक्स एक्सिस इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस पॉइंट इज। अच्छा, वो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स बताइए, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर है तो x, 0 होगा। पहली चीज तो क्लियर है, ठीक है, कि P की जो दूरी है, ठीक है, वो AP और BP से, मतलब AP और BP वाला पार्ट, ये वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वल होगा, इक्विडिस्टेंट है पॉइंट P। और क्योंकि एक्स एक्सिस पे तो इसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा, ये क्लियर है। तो x, 0 का फॉर्म, x, 0 का फॉर्म यहां पे मैं देखूं तो 3, 0 और 2, 0 में से मेरा आंसर होगा। ये नहीं है, ये नहीं है, बहुत क्लियर व्यू है। अब निकालना है कि 2, 0 है कि 3, 0 है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो AP का डिस्टेंस फॉर्मूला अगर मैं लगाऊं तो वो होगा AP स्क्वायर इज इक्वल्स टू BP स्क्वायर। अगर मैं कर दूं तो रूट का पार्ट हट जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा, यहां पे नोटिस करते हैं, तो ये आ जाएगा x। अच्छा, A के कोऑर्डिनेट दिए हैं -1, 0, ये भी लिखना है। ठीक है, B के कोऑर्डिनेट दिए हैं 5, 0। चलिए, तो यहां पे ये आ जाएगा आपका AP, मुझे बताना है ना, तो x -1, x -1, तो x + 1 का होल स्क्वायर एडेड विथ, ठीक है, और यहां पे y कोऑर्डिनेट तो 0 हो गया, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं। तो x + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहां पे अगर मैं BP साइड पे जाता हूं तो यहां पे ये हमारा हो जाएगा x -5, तो x -5 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी x² + 1 + 2x इज इक्वल्स टू x² + 25 - 10x। x² दोनों साइड पे कैंसिल आउट, तो ये आ जाएगा 2x + 12x, सॉरी + 10x विच इज इक्वल्स टू 25 - 1, तो ये आ जाएगा 12x इज इक्वल्स टू 24, और x की वैल्यू आ रही है 24/12 दैट इज 2। तो हम कहेंगे हमारा जवाब यहां पर है 2, 0, 2, 0 हमारा आंसर है। तो C ऑप्शन नहीं है, B और D नहीं है। क्यों नहीं थे वो मैंने रीजन दिया, A क्यों है तो उसका जस्टिफिकेशन मैंने दे दिया। डन। चलिए मूव करिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच इज रिफ्लेक्शन ऑफ दिस पॉइंट इन एक्स एक्सिस आर। अब देखो ये क्या बोलना चाह रहा है, ये बोलना चाह रहा है कि अगर आप कोऑर्डिनेट, मैं कहूँगा कार्टेशियन प्लेन को अगर देखें और कोऑर्डिनेट्स अगर मार्क करें -3, 5 है ना, तो 1, 2, 3, 4। अगेन यहाँ पे देखिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, y एक्सिस मैंने बना दी, x एक्सिस मैंने बना दी, और इसके ऊपर अगर मैं पॉइंट्स बनाऊं तो यहाँ पे ये y डैश है, ये y है, y डैश, x डैश एंड x, ये दोनों एक्सिस आपने बना दी। ठीक है, यहाँ पे भी मार्किंग कर देते हैं। इक्वल डिस्टेंसेस पे आपको मार्किंग करनी है, तो वही हम मार्किंग कर रहे हैं। डन। ये बोल रहा है कि जो पॉइंट है -3, 5, तो 1, 2, 3, -3 इधर आएगा, -3, और 1, 2, 3, 4, 5, तो ये कह रहा है कि -3 से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं और 5 से ड्रॉप करूं तो ये जो पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है -3, 5, इट्स रिफ्लेक्शन वुड बी मिरर। देखो रिफ्लेक्शन का मतलब मिरर पे जाना है, और मिरर जब तुम्हारे सामने होता है तो तुम्हारी जो इमेज मिरर में बनती है
जितनी दूरी पे है मिरर में भी वो उतनी दूरी पे दिखाती है। क्लियर है ये चीज? फिजिक्स का पार्ट यहां मैथ्स में भी यूज हो रहा है। तो यहां पे अगर उस मिरर को मैं एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंगली रख दूं, अभी वर्टिकल ना रख के हॉरिजॉन्टल रख दूं, तो यहां की जो इमेज है वो मिरर में मतलब इस साइड पे बनेगी। कहां बनेगी? तो -3 तो अपने पॉइंट पे रहेगा, बट यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर ले जाऊं तो जितनी दूरी इमेज की यहां पर है उतनी दूरी यहां पे भी दिखेगी। दैट मीन्स 5 यूनिट ऊपर की तरफ तो 5 यूनिट नीचे की तरफ, 1 2 3 4 5। यहां से मैं कहूंगा ये जो पॉइंट आएगा ये पॉइंट आ जाएगा -3, -5। तो रिफ्लेक्शन ऑफ दिस पॉइंट if mirror is kept on x-axis would be this -3, -5। तो -3, -5 मतलब C ऑप्शन मेरा जवाब है। डन। चलिए मूव करते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ। एमसीक्यू का लास्ट क्वेश्चन, वीडियो का लास्ट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। और इस एमसीक्यूज के बाद में आपको फिलिंग द ब्लैंक्स और आपको छोटे वाले पार्ट दिखने वाले हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखना। If the point P6,2 divide the line segment joining this, ये कह रहा है एक लाइन सेगमेंट है जिसमें दो पॉइंट हैं A एंड B जिनका कोऑर्डिनेट आपको दिया है 6,5 एंड B का कोऑर्डिनेट आपको दिया है 4,y। अगर कोई पॉइंट P इसको डिवाइड कर रही है, वो पॉइंट का आपको मतलब एक लाइन है जो पॉइंट P पे इंटरसेक्ट कर रही है। इस P का कोऑर्डिनेट है 6,2, ठीक है। ये कह रहा है इफ अ पॉइंट P6,2 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A एंड B इन द रेशियो 3:1, दैट मीन्स M:n का जो रेशियो होता है, तो M:n का जो रेशियो है वो अगर आपको 3:1 के रेशियो में डिवाइड कर रही है, तो आप बताइए y की वैल्यू क्या होगी। अभी आपने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा है। सेक्शन फॉर्मूला कहता है कि अगर मुझे P पॉइंट, ये जो x, y है, अगर इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो सेक्शन फॉर्मूला कहता है कि यहां पे mx2 को ऐड कर दीजिए nx1 बाय m प्लस n, y का मतलब ऑर्डिनेट की जो वैल्यू होगी वो होगी my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। यही हमें सेक्शन फॉर्मूला सिखाया गया। तो यहां पे m और n जो है वो रेशियो है, बेसिकली जिस रेशियो में डिवाइड हो रहा है। तो उठाइए वैल्यूज वहां डाल दीजिए, आपको b में जो y है वो y पता चलेगा। कर लेते हैं सॉल्व, देखिएगा। तो यहां पे x, y मतलब जो 6,2 हमें मिला होगा उसका ऑर्डिनेट और एब्सिसा, एब्सिसा क्या होगा? एब्सिसा देखिएगा वो होगा 3x2। 3x2 का मतलब है यहां पे ये x1 है, ये y1 है, तो x1 y1 और ये है x2 y2। अब डालिए वैल्यू डालिए तो ये सॉल्व होगा। ये हो जाएगा आपका m का मतलब है आपका 3, तो 3x2 मतलब 4, तो 4 इंटू 3 इज 12। मैं कहूंगा यहां पे ये 12 आना चाहिए, 12 प्लस nx1 का मतलब है 1 मल्टीप्लाइड विथ 6, तो 6, 12 प्लस 6 अपॉन 4। ये मेरा किसकी वैल्यू आएगी? ये मेरे एब्सिसा की वैल्यू आएगी, x की। अच्छा, ऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी? ऑर्डिनेट में देखूंगा तो m मुझे दिया है 3 इंटू y, तो 3y, ठीक है, प्लस n मतलब 1 इंटू y1 मतलब 5, तो 3y प्लस 5 अपॉन 4, यही होगा। डन। इन्होंने क्या बोला था? इफ द पॉइंट P6,2 डिवाइड्स दिस लाइन सेगमेंट, तो मेरा ऑर्डिनेट आ गया और मेरा एब्सिसा आ गया, एब्सिसा आ गया, ऑर्डिनेट आ गया। एब्सिसा ऑर्डिनेट ऑलरेडी मुझे 6,2 दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं सिर्फ y की वैल्यू निकालना चाह रहा हूं तो ऑर्डिनेट पिक करूंगा और यहां का ऑर्डिनेट पिक करूंगा, इन दोनों से इक्वेशन बनाऊंगा। ये 2 आया होगा जब आपने 3y प्लस 5/4 को सॉल्व किया होगा। हो गया सॉल्व। 2 इंटू 4 इज 8, 8 इज इक्वल्स टू वॉट? 8 इज इक्वल्स टू 3y प्लस 5, और ये 5 उधर गया तो माइनस हो गया, मतलब 3 इक्वल्स टू 3y और y की वैल्यू 1 आई। दैट मीन्स आपका ऑप्शन है डी ऑप्शन। क्लियर है? तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है डी।
पूरे 10 क्वेश्चन जो एमसीक्यू वैरायटी है आपने कर लिए सॉल्व। तो आ गए हम लोग नेक्स्ट अब अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, जहां पे फिलिंग इन द ब्लैंक्स वाले आपको सवाल मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 तक। तो अभी तक जो आपने क्वेश्चन नंबर 10 तक देखा वो एमसीक्यू का पार्ट था। इसके बाद आपको ये क्वेश्चंस मिल रहे हैं फिलिंग द ब्लैंक्स, जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में भी बताया। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 से लेके 20 तक आपको 1 मार्क्स के बहुत छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चंस भी इस पेपर में देखने को मिलेंगे। डन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि दिए हुए फिगर के अंदर mn जो है वो bc के पैरेलल है। तो mn जो है वो bc के पैरेलल है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, और हमें बोला है am is to mb, am is to mb इज इक्वल्स टू 1:2। मुझे जो रेशियो दिया है वो अगर हम नोटिस करें तो मुझे am अपॉन mb का रेशियो दिया है जो कि 1:2 दिया है। और हमने ये चीज़ पढ़ी है कि दो ट्राइंगल्स यहाँ पर जो है सिमिलर होंगे, इसी कारण साइड्स का जो रेशियो बनता है वो इक्वल होता है, एक चीज़। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन के आगे तरफ जाता हूँ, क्योंकि फिलिंग द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हमसे कह रहा है कि एरिया, जब एरिया की बात हो रही है तो कौन से दो ट्राइंगल्स को उन्होंने लिया है। तो यहाँ पे उन्होंने लिया है ट्राइंगल AMN, मतलब ऊपर वाला ट्राइंगल देखो AMN। डन। और नीचे बोला है एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC। ABC आपका पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल है। दैट मीन्स इन्होंने जो दो ट्राइंगल्स लिए हैं वो है ट्राइंगल AMN एंड ABC। इन दो ट्राइंगल्स में जब एरिया की हम बात करेंगे तो हमसे क्योंकि एरिया पूछा गया है तो हम कहेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल AMN अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो यहाँ पे जो साइड्स का रेशियो है, मतलब साइड्स का स्क्वायर करना है। ठीक है, रेशियो बनेगा यहाँ पे भी, लेकिन साइड्स, इस ट्राइंगल का साइड AM का स्क्वायर, क्योंकि ऊपर हमसे जो ट्राइंगल बोला गया है वो है ट्राइंगल AMN। तो AMN की साइड लिए मैंने AM। क्यों लिया? क्योंकि मुझे ऑलरेडी वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में। AM जो है, जब मैं ये रेशियो रिमूव करूंगा तो ये रेशियो मुझे दिया है 1x। अगर मैं ऐसा बोल दूं कि मुझे AM अपॉन BM जो बोला है वो 1:2, मतलब 1/2 बोला है, तो AM का वैल्यू हमें गिवन है। अगेन अपॉन एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC की साइड पे जाता हूं तो AB का स्क्वायर। डन। और यहां पे जो AB बना है वो AM प्लस MB से बना है, तो हम बोल सकते हैं कि AM स्क्वायर ऊपर तो एज इट इज रहेगा, बट नीचे डिनोमिनेटर में जब मैं आऊंगा तो पूरा AB बना है AM प्लस, AM को आप ऐड करिए किससे? MB से, तो AM प्लस MB का होल स्क्वायर बोल सकते हैं। डन। और AM स्क्वायर अगर मैं यहाँ रेशियो पे जाता हूँ तो वो मुझे 1x दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ 1 का स्क्वायर अपॉन AM प्लस MB, दैट मीन्स 1 + 2। ठीक है, 1x + 2x मतलब 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे मेरा जवाब होना चाहिए 1/9। इन्होंने जो एरिया का रेशियो हमसे पूछा है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल AMN अपॉन एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC, मेरा जवाब यहाँ पर होगा 1:9। तो 1/9 ये रेशियो हमारा निकल के आएगा। फिलिंग द ब्लैंक्स में हमें 1/9 लिखना था। डन। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। इस फिगर में PB की लेंथ बताइए क्या होगी। तो P से लेके B तक की लेंथ हमें बतानी है, ये हमें लेंथ बतानी है। अब अगर मैं देखूं तो एक कंसेंट्रिक सर्कल दी है, 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स आर गिवन। इनर सर्कल का जो टेंजेंट है वो बाहर के सर्कल के लिए कॉर्ड है। आपने इस प्रकार की वैरायटी की हुई है, तो कॉर्ड का डिस्टेंस सेंटर से अगर मैं देखूं तो यहां पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया है, क्योंकि टेंजेंट जो है वो सर्कल के लिए, मतलब जिस सर्कल का टेंजेंट है बेसिकली वहां से सेंटर से जो लाइन आ रही है, तो टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सर्कल। ठीक है, मतलब फ्रॉम सेंटर। तो ये सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाएगी, इसका मतलब कॉर्ड पे ये जो OP आ रहा है ये परपेंडिकुलर है। और हमने 9th क्लास में पढ़ा है कि अगर सेंटर से कोई भी परपेंडिकुलर कॉर्ड के ऊपर आता है तो वहां पे AP PB इक्वल हो जाएंगे।
दैट मीन्स AP इज इक्वल्स टू PB। ये वाला पार्ट इस पार्ट के बराबर हुआ जब मैं AB को कॉर्ड लेके चल रहा हूं आउटर सर्कल की। डन। अभी यहां पे एक ट्राइंगल का फॉर्मेशन दिख रहा है, अगर आप देखें तो ये ट्राइंगल हमें दिख रहा है OAP, जहां पे ये 90 डिग्री है। तो इन ट्राइंगल हम कहेंगे इन ट्राइंगल OAP, इस ट्राइंगल में अगर मैं आता हूं, AOP ले लो, OAP ले लो, इस ट्राइंगल के अंदर 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होगी। दैट मीन्स अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो AO का स्क्वायर, क्या बोल रहा हूं मैं यहां पे, मैं बोल रहा हूं AO का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू OP का स्क्वायर मतलब परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर मतलब AP का स्क्वायर, यही होगा। और AO की वैल्यू हमें 5 दी है तो 5 का स्क्वायर, ये AP इधर आएगा, ठीक है। अब AP की वैल्यू निकालनी तो AP को वहीं छोड़ दो, आप एक काम करो OP को इधर ले आओ, तो यहां पे ये आएगा तो ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर, OP की वैल्यू 3 दी है विच इज इक्वल्स टू AP स्क्वायर, यही होगा। 25 - 9, अगर 25 में से 9 गए तो ये बचेगा 16। AP स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ रही है 16, दैट मीन्स AP अगर निकालना है तो AP की वैल्यू हमारे पास आ रही है 4 सेंटीमीटर। डन। रूट ऑफ 16 इज 4, और AP क्योंकि PB के बराबर था तो फाइनली ये हमने पहले ही स्टेटमेंट लिखा था, तो PB की वैल्यू यहां पर होगी 4 सेंटीमीटर की। सिंपल सा सवाल था, 9th क्लास में आप ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। कंसेंट्रिक सर्कल की नजर से हम देखें तो आउटर सर्कल के लिए AB कॉर्ड कहलाएगी, ठीक है, और इनर सर्कल के लिए यही कॉर्ड टेंजेंट कहलाएगी। डन। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। एक ट्राइंगल ABC में AB की वैल्यू 6√3 है, AC की वैल्यू 12 सेंटीमीटर है, BC की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है। आप बताओ एंगल B की वैल्यू क्या होगी। एंगल B, तो अगर मैं कोई भी ट्राइंगल बनाता हूं, मान लो मैं ऐसा ट्राइंगल बना रहा हूं, ठीक है। अब यहां पे अगर मैं B लिख दूं तो एंगल B अगर मुझे निकालना है तो ABC जो केसेस बन सकते हैं, क्योंकि एंगल निकालना है तो हमने एक राइट ट्राइंगल पढ़ा है, और ये सवाल जो है क्योंकि अब साइड से एंगल की तरफ मूव करना है तो मे बी पॉसिबल ये राइट ट्राइंगल का फॉर्मेशन हमें दिया होगा। तो अगर मैं इसको राइट ट्राइंगल की नजर से देखूं तो B के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज कहलाएगी एंगल B पे, अगर 90 बन रहा है, अगर, तो हम सिर्फ ट्राई कर रहे हैं यहां पे, ठीक है। अगर मैं ये बोलूं कि ABC ट्राइंगल एंगल B बताइए क्या होगा, तो एंगल B के सामने AC शुड बी हाइपोटेन्यूज। अगर मैं क्वेश्चन की तरफ आता हूं तो AC की वैल्यू देखो, वैल्यू भी हमें बड़ी दी है, ये 12 सेंटीमीटर दिया है, BC हमें 6 दिया है, AB हमें 6 दिया है, 6√3 दिया है। √3 की वैल्यू अगर मैं 6 के साथ मल्टीप्लाई भी कर दूं तब भी वो 12 नहीं होगी, समझ रहे हैं, क्लियर है। तो यहां पे हमें AC बड़ा दिख रहा है। अगर मैं बोल दूं कि लेट AC बी अ हाइपोटेन्यूज, और यहां पे अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो आप देखिएगा मैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकता हूं और एंगल B में चेक कर सकता हूं। तो मैं यहां पर बोलता हूं कि मान लीजिए मेरा एक ट्रायंगल है जहां पे ABC है, AC की वैल्यू मुझे 12 सेंटीमीटर दी है, मुझे BC 6 सेंटीमीटर दिया है, और मुझे AB जो है वो 6√3 सेंटीमीटर दिया है। अगर मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के चेक करूं तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर शुड इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहां पर अगर मैं नोटिस करूं, सिर्फ RHS लेके अगर मैं सॉल्व करूं तो RHS साइड पे मैं देखूं तो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर दिया है, मतलब परपेंडिकुलर स्क्वायर शुड एडेड व्हेन एडेड विद बेस स्क्वायर वैल्यू कितनी आएगी। तो यहां पे हम बोल देते हैं 6√2 का स्क्वायर व्हेन एडेड विद 6 स्क्वायर, ये वैल्यू हमें मिलेगी 36 × 2। तो यहां पे इस ब्रैकेट को सॉल्व करने पे आ रहा है 36 × 2 प्लस 36। डन। 6 × 6 इज 36, 2 × 6 इज 12, कैरी 1 72 प्लस 36, इनको ऐड किया तो ये आया 8 और ये आया 0, 108। डन। चेक कर लेते हैं। तो यहां पर
हमने क्या किया, 6 इंटू 6 इज 36, ठीक है, 36 इंटू 2, तो 2 इंटू 6 इज 12, 12 का 2 कैरी 1, 72 प्लस 36, ठीक है, 6 और 2 8 और 7 और 3 10, 108 हमारी RHS की वैल्यू आ रही है, ठीक है। हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर AC पे आ जाते हैं। हमारा जो LHS दिया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड हमें दिया हुआ है कितना, 6 सेंटीमीटर, हमने वैल्यूज सही डाली है। AB की वैल्यू है 6√3, अच्छा हम 6√2 लेके सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे हमसे गलती हुई है, यहाँ पे हम कहेंगे ये हमें 6√3 दिया था, चलो इसको ठीक कर लेते हैं, वही, चलो यहाँ पे ये आ जाएगा 6√3, हमें जो बोला है 6√3 लेके हमें सॉल्व करना था, तो ये हो जाएगा 6√3 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स ये हो जाएगा 36 इंटू 3 प्लस 36, और अब आप सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू 6 इज 18, क्रॉस 1, 3 इंटू 3 इज 9, 9 प्लस 1 इज 10, 108 व्हेन एडेड विथ 36 विल गिव यू 6 6 12 13 14, 14 का 4 कैरी 1, 144। देखिए अब हमारे RHS की वैल्यू 144 आ रही है। LHS के केस में हम कहेंगे यहाँ पे हमें 12 दिया था, अगर हम 12 का स्क्वायर कर दें, मतलब हाइपोटेन्यूज स्क्वायर दिया था कुल मिला के हमें, तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, h स्क्वायर लिखा था, दैट मीन्स जब मैं 12 का स्क्वायर करूंगा तो ये वैल्यू भी 144 आ रही है। नोटिस करिए LHS और RHS दोनों इक्वल आ रहा है, इसका मतलब जो AC था वो हाइपोटेन्यूज था, ये फाइनल हो गया है, ठीक है। इसका मतलब एंगल B जो है हाइपोटेन्यूज के सामने वाला एंगल हमेशा 90 डिग्री का होता है, तो हम यहाँ पे जो जवाब देने वाले हैं एंगल B 90 डिग्री हमारा जवाब होगा। डन। मैं कोशिश कर रहा हूं हर एक छोटी छोटी बातें आपको समझाऊं। चलिए, two triangles are similar if their corresponding sides are proportional। fill in the blanks हैं, तो यहाँ पे एक सिंगल वर्ड में हम बोल सकते हैं दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे अगर उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल प्रोपोर्शनल में होंगी, ठीक है, मतलब प्रोपोर्शनल होना चाहिए। Two triangles are similar if their corresponding sides are proportional, बस सिंगल वर्ड आएगा proportional। डन। तो इस प्रकार से आपने क्वेश्चन नंबर 13 में दो पार्ट्स दिए थे, या तो ऊपर वाला करिए या नीचे वाला करिए, ठीक है। तो ऊपर वाले पार्ट के लिए मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है प्रॉपर तरीके से कि कैसे हम 90 डिग्री बोलेंगे, क्यों हम 90 डिग्री बोलेंगे, ठीक है। सेकंड वाले के लिए ऑलरेडी आप कई थ्योरम्स पढ़ चुके हैं, मतलब चैप्टर पूरे अच्छे तरीके से आपने पढ़ा है, तो आपको देखते ही वर्ड समझ आ जाएगा कि ये प्रोपोर्शनल वर्ड आएगा। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्या वैल्यू होगी इस सीरीज की, ठीक है। देखो हमें सीरीज क्या दी है, 10 1 डिग्री, 10 2 डिग्री। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं सर ये क्या पूछना चाह रहे थे, ठीक है। फिर डॉट्स डले हुए हैं, फिर लिखा हुआ है 10 89 डिग्री। दैट मीन्स अगर आप ध्यान से नोटिस करें तो 10 10 आपस में लिखा हुआ है, इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन होगा, तो 10 1 डिग्री व्हेन मल्टीप्लाइड विद 10 2 डिग्री व्हेन मल्टीप्लाइड विद 10 3 डिग्री व्हेन मल्टीप्लाइड विद 10 4 डिग्री व्हेन मल्टीप्लाइड विद 10 5 डिग्री। ऐसे अगर मैं करता हुआ आया कहां तक, 10 89 डिग्री तक, तो इसकी वैल्यू बताइए क्या होगी। डन, ये इन्होंने बोला है। देखिए यहां पे अगर एक मैं छोटा सा कंसेप्ट लगाऊं तो हमें एक चीज पता है कि 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉट थीटा। ये आपको फॉर्मूला पता है। अगर इस फॉर्मूले को मैं यहां पे लगा के इस सीरीज को सॉल्व करूं तो क्या दिखने वाला है, देखो मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि 10 1 डिग्री तो एज इट इज छोड़ दो, 10 2 डिग्री आप एज इट इज छोड़ दो, 10 3 डिग्री आप एज इट इज छोड़ दो, सीरीज ऐसे ही चलने दो, ठीक है, आगे से ऐसे ही चलने दो। और अगर आप पीछे से आते हो तो लास्ट टर्म है 10 89 डिग्री विच कैन बी रिटर्न एज 10 90 माइनस 89। भाई हमें एक थीटा दिया है ना, तो 10 90 माइनस थीटा कैन बी रिटर्न एज कॉट थीटा। दैट मीन्स 10 89 कैन बी रिटर्न एज 10 90 माइनस 1 लिख सकते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं, यहां से ये सीरीज ऐसी चलती है। लास्ट टर्म की तरफ ध्यान देना, तो लास्ट टर्म पे मैं क्या लिख रहा हूं, 10 89 डिग्री को मैं लिख रहा हूं 10 90 माइनस 1।
अच्छा, इसके पीछे से आगे आ रहा हूं, ठीक है, मतलब पीछे से आगे की तरफ जा रहा हूं, तो 1089 डिग्री से पहले 1088 डिग्री होगा। 1088 डिग्री को मैं लिख सकता हूं 10 ब्रैकेट में 90 माइनस 2 लिख सकता हूं, ठीक है। देन 88 से पहले 87 होगा। 87 को अगर मैं ध्यान से देखूं तो 87 को मैं लिख सकता हूं 10 90 माइनस 3, पीछे से अगर चलते हैं तो आगे वाली टर्म्स पीछे वाली टर्म्स चेंज हो जाएंगी कॉर्ड में। तो आप नोटिस करना कि यहां पे तो आगे तो टर्म्स एज इट इज चल रही हैं, 10 1 डिग्री, 10 2 डिग्री, 10 3 डिग्री, ये कहानी ऐसे ही चल रही है। कहां तक चल रही है वो भी अभी समझा रहा हूं। पीछे से अगर मैं आता हूं तो ये 3 टर्म्स चेंज होती हुई मुझे नजर आएंगी। 10 90 माइनस 1 कैन बी रिटर्न एज cot 1 डिग्री। 10 90 माइनस 2 कैन बी रिटर्न एज cot 2 डिग्री। 10 90 माइनस 3 कैन बी रिटर्न एज cot 3 डिग्री। ऐसे ही इससे पहले वाली जो टर्म होगी 86 होगी, वो 86, 87, 88, 89 है ना, 89 तक हमें आना था। तो जो 86 वाली टर्म थी उसको हम 90 माइनस 4 लिख सकते थे, मतलब 10 90 माइनस 4 हो जाता cot 4 डिग्री। इधर से और इधर से अगर आप चलते हैं, ठीक है, मतलब देखो पीछे वाली टर्म्स को मैं चेंज करके दिखा रहा हूं, तो यहां पे आप कैसे जवाब देंगे। मैं ऐसा बोलना चाहूंगा कि आपको अगेन आपने एक फॉर्मूला तो ये लगाया, एक फॉर्मूला और आपको बहुत क्लियर है, वो ये है कि 10a डिग्री व्हेन मल्टीप्लाइड विथ cot a, तो 10a cot a वुड ऑलवेज गिव यू 1। अगर ये कंसेप्ट मैं यहां लगाऊं और सीरीज को थोड़ा सा मैं ऑल्ट्रेशन करूं, मतलब यहां पे रीअरेंजमेंट करूं, मैं बोल रहा हूं क्योंकि सबके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है 89 टर्म्स तक, ठीक है, 1 से लेके 89 तक, तो यहां पे मैं इन सब को अगर रीअरेंज करके लिखूं तो ये बन जाएगा 10 1 डिग्री cot 1 डिग्री। पीछे वाली टर्म आगे वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो गई, सेकेंड टर्म आगे से सेकेंड टर्म पीछे से सेकेंड लास्ट टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो गई, 10 2 डिग्री, 10 cot 2 डिग्री, तो 10 2 डिग्री cot 2 डिग्री, ये सेकेंड टर्म लिख सकता हूं। एक टर्म आ जाएगी आपकी 10 3 डिग्री व्हेन मल्टीप्लाइड विथ cot 3 डिग्री। ऐसे हम लिख सकते हैं, पूरी सीरीज चल सकती है कहां तक। तो आप देखेंगे क्योंकि 89 टर्म्स थी, 89 का अगर आप हाफ करते हैं, ठीक है, सेंटर टर्म देखिएगा 44 प्लस 44 इज 88, तो यहां पे जो 45th टर्म है, ठीक है, 45th टर्म उसको आप छोड़ दो, मतलब आगे से 1045 डिग्री तक आप आओगे तो 1044 डिग्री और पीछे से cot 44 डिग्री आपस में मैच करेगा। मतलब यहां पे अगर मैं आऊं तो 1044 डिग्री और cot 44 डिग्री, एक टर्म आपकी बच रही है व्हेन मल्टीप्लाइड विथ 1045 डिग्री, तो ये टर्म मैं लास्ट में लिख देता हूं 1045 डिग्री, इसको छोड़ दो, ठीक है, लास्ट टर्म किसी के साथ नहीं जाएगी। 89 का जो सेंटर आएगा, आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा है स्टैटिस्टिक्स में आपने मीडियन निकालना सीखा है, ऑड नंबर्स एंड इवन नंबर्स, तो 89 इज बेसिकली ऑड वैल्यू। 89 का अगर मैं मीडियन निकालूं, 89 टर्म्स ऑब्जर्वेशंस दिए हैं उनका मीडियन निकालूं, मिडिल वैल्यू निकालूं, तो 1045 डिग्री, क्योंकि 10 1 डिग्री से लेके 1089 डिग्री तक पूरी टर्म्स हैं, इसमें 1045 डिग्री उसकी मिडिल वैल्यू आएगी। उस 1045 डिग्री को अगर मैं अलग निकाल के रख दूं तो आगे से 1044 डिग्री और पीछे से cot 44 डिग्री आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये इसलिए मल्टीप्लाई कर रहा हूं क्योंकि इनकी वैल्यू 1 होती है, तो यहां पे 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू कहानी चलती रहेगी और 1045 डिग्री की वैल्यू भी 1 होती है। तो यहां पर भी मैं वो चीज लिख देता हूं 1045 डिग्री इज इक्वल्स टू 1। ये चीज अगर यहां पे पूरी सब्सटीट्यूट कर दूं तो यहां पे देखिएगा आपका जो जवाब निकल के आ रहा है वो 1 निकल के आ रहा है, ठीक है, आपका आंसर 1 आएगा और यही यहां फिलिंग इन द ब्लैंक्स में जवाब आएगा 1।
क्यों आया, किस लिए आया, पूरा रीजन मैंने आपको दिया। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। इस फिगर में एंगल ऑफ डिप्रेशन, इन फिगर द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द ऑब्जर्विंग पोजीशन O1 एंड O2। अगर मैं O1 से और O2 से किसी ऑब्जेक्ट को वॉच करूंगा और वो ऑब्जेक्ट है A, मतलब मैं अगर A को वॉच कर रहा हूं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बताइए क्या बनेगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट A, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां पे देखिएगा, अगर मैं देखूं तो मेरे सामने जो ट्राइंगल है वो ट्राइंगल पहला तो है इन ट्राइंगल O1CA। मैं रेड पेन से जो ट्राइंगल मार्क कर रहा हूं पहले उस पे आप देखिएगा। मैं ट्राइंगल कौन सा ले रहा हूं, तो मैं यहां पे ट्राइंगल ले रहा हूं ये वाला, ठीक है, और ये मुझे एक स्टैंडिंग पोजीशन दी है O1C। ठीक है, एक ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। एंगल सम प्रॉपर्टी अगर मैं लगाऊं तो देयरफॉर एंगल O1 एडेड विथ एंगल A एडेड विथ, अब एंगल A जब मैं बोल रहा हूं ना तो बहुत क्लियरली मेंशन कर देता हूं, एंगल O1AC बोल रहा हूं मैं, एंगल O1AC। मैं सिर्फ इतने एंगल की बात कर रहा हूं और आप सिर्फ इतने ही ट्राइंगल को देखिएगा। जो 45 डिग्री दिया है वो पूरा एंगल दिया है, पूरे एंगल से मतलब ही नहीं है मुझे तो सिर्फ इतना एंगल बताना। ठीक है, तो ये एंगल आपका क्या है, ये एंगल मुझे नहीं पता। ठीक है, ऊपर O1 60 डिग्री दिया है और एक एंगल C है, एंगल C प्लस एंगल C, ये 180 डिग्री है। डन। एंगल O1 मुझे दिया है 60 डिग्री का एंड एंगल C मुझे दिया है 90 डिग्री का, और मुझे एंगल O1AC बताना है। ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, मुझे एंगल ऑफ डिप्रेशन बताना है। तो यहां पे जो एंगल बन रहा है वो वही बनेगा, बाहर वाला। तो आपको बेसिकली है ना ये वाला एंगल बताना है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये अगर यहां से मैं ऑब्जेक्ट को वॉच कर रहा हूं तो एंगल बेसिकली ये बनेगा, ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी, AC के पैरेलल होगी, ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। एंगल O1 निकालने के लिए पहले मैं ट्राइंगल के अंदर वाला एंगल A निकाल रहा हूं, एंगल O1AC। ठीक है, इस एंगल को मैं फाइंड कर रहा हूं, तो ये सम होगा 180 डिग्री। 180 डिग्री में से आप 60 और 90 मतलब आप 150 डिग्री को माइनस कर दीजिए, तो एंगल O1AC इज इक्वल्स टू 180 माइनस 60 माइनस 90, तो ये आ जाएगा 150 डिग्री। और 180 में से 150 अगर माइनस होते हैं तो यहां पे ये है आपका 80 में से 50 गए तो 30 डिग्री, 30 डिग्री। मैं कहूँगा जो एंगल ऑफ डिप्रेशन वहाँ पे बनेगा एंगल O1 पे, तो वो एंगल आपका बनेगा 30 डिग्री का। एंगल ऑफ डिप्रेशन एक निकला है अभी 30 डिग्री। तो कुल मिला के ये जो वैल्यू जहाँ पे 45 दी है वो पूरा एंगल दिया है, मैं यहाँ पे 30 डिग्री का मार्किंग कर रहा हूँ। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन एक आपका 30 डिग्री आया। अच्छा, अभी मुझे दूसरा निकालना है, तो दूसरा एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब एंगल 2, मतलब ये ऊपर जो O2 दिया है यहां पे एक एंगल बनेगा। पेन का कलर चेंज कर लेता हूं, ये एंगल अब मुझे बताना है, ये वाला एंगल। तो अब मैं जो ट्राइंगल मार्क कर रहा हूं वो ये वाला ट्राइंगल है O2BA। ठीक है, इस ट्राइंगल में देखना, इन ट्राइंगल AO2B, इस ट्राइंगल में अगर मैं देखूं तो यहां पे पूरा एंगल A, एंगल O2AB, एंगल O2AB when added with angle B, when added with angle O2, इसका सम भी 180 डिग्री का होगा। और एंगल B 90 डिग्री दिया है, तो एंगल B पे 90 डिग्री, एंगल O2AB 45 डिग्री दिया है, तो 45 प्लस 90 प्लस एंगल AO2B। ठीक है, तो ये एंगल O2
आपको यहाँ पे ये पूरा 45 दिया है तो ये बाहर वाला 45 होगा, इसके लिए कुछ सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। तो कुल मिला के मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि अगर आप देखें तो यहाँ पे जो ट्राइंगल आपके लिए बना हुआ है, चलिए इस ट्राइंगल के अंदर एंगल ए क्योंकि मुझे 45 डिग्री दिया हुआ है, ऑलरेडी दिया हुआ है, ये एंगल मुझे 45 डिग्री दिया हुआ है। कौन सा एंगल? ये वाला एंगल। अगर ये एंगल 45 है इस ट्राइंगल के अंदर तो ये एंगल भी 45 डिग्री होगा। दैट मीन्स मैं यहाँ पे कहूँगा कि एक आंसर मेरा 30 डिग्री आएगा, एक आंसर मेरा 45 डिग्री आएगा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ए के लिए जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, मतलब ए ऑब्जेक्ट को वॉच करने के लिए इन दो एंगल से वो रिस्पेक्टिवली बनेगा क्या? तो वो बनेगा 30 एंड 45। कई बच्चे यहाँ गलती करके आते हैं, 30 डिग्री एंड 45 डिग्री आपका आंसर है। कई बच्चे यहाँ लिख कर आते हैं 45 डिग्री एंड 30 डिग्री, टीचर कट कर देगी। क्यों? क्योंकि शब्दों का खेल है सारा। यहां पे बोला है पोजीशन O1 एंड O2 वर्ड दिया है रिस्पेक्टिवली, मतलब O1 पहले बोला है तो 30 डिग्री O1 पे बनेगा, O2 बाद में बोला है तो बाद में एंगल 45 डिग्री आएगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा, ये वर्ड रिस्पेक्टिवली का ध्यान रखना है अपन को, ठीक है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। 16 इफ साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज 1। अब देखो यहां पे ये 1 मार्क्स के थोड़ा वेरी शॉर्ट आंसर वैरायटी के क्वेश्चंस मैं इनको बोलूंगा, ठीक है। तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप की जो वैरायटी दी है, अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो मुझे इन्होंने यहां पे बोला है साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज 1, और मुझे बोला है कि आप वैल्यू दीजिए टू फाइंड किसकी वैल्यू? कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस रेज टू द पावर ऑफ 4a की वैल्यू बताइए क्या होगी, ये बताइए क्या होगा, इज इक्वल्स टू व्हाट। अगर मुझे ये बताना है तो जो गिवन है वहां से मूव करना चालू करते हैं। देखिए क्या गिवन था, मुझे गिवन था साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए, यही गिवन था विच इज इक्वल्स टू 1। मैं एक काम करता हूं, यहां से साइन स्क्वायर ए को उस साइड ले जाता हूं, तो ये आ जाएगा साइन ए की वैल्यू कितनी आएगी? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आएगी। अच्छा, जब मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए देख रहा हूं तो इसकी वैल्यू साइन ए इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए आएगी, बेसिकली कॉस स्क्वायर ए। डन। तो ये एक वैल्यू आई साइन ए की, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए के बराबर होता है, तो ये मैंने दे दिया। अच्छा, दोनों साइड पे अगर स्क्वायरिंग कर दूं तो देखना, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, अगर दोनों साइड्स पे मैं स्क्वायरिंग कर दूं तो यहां पे ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कॉस टू द पावर ऑफ 4a होगा। एक वैल्यू ये मैं बॉक्स में डाल देता हूं। अभी हम क्या बोल सकते हैं, तो हमसे जो पूछा है वो पूछा है कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस टू द पावर ऑफ 4a। इस पे आ जाते हैं, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस टू द पावर ऑफ 4a की वैल्यू क्या होगी? तो कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू है साइन ए, मैं कहूंगा साइन ए प्लस कॉस रेज़ टू पावर 4a की वैल्यू है साइन स्क्वायर ए, और इसकी वैल्यू तो खुद उन्होंने दी है 1, क्वेश्चन में दिया है 1, तो मैं कहूंगा आंसर मेरा आएगा 1। ये मेरा जवाब है। क्लियर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको देखिए, इस फिगर में सेक्टर दिया है सर्कल का जिसका रेडियस 10.5 सेंटीमीटर दिया है। इन अ फिगर इज अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ दिस सेक्टर। सेक्टर का पेरीमीटर निकालना, और पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल दी साइड्स। जब मैं सर्कल पे जाता हूं, सर्कल का एक छोटा सा पार्ट कट करके उन्होंने निकाला है, इसका मतलब AO का सम OB के साथ। तो AO OB पूरे सर्कल के लिए रेडियस है, ये R है, ये R है, बोल सकते हैं ये चीज। अभी 60 डिग्री के सामने वाली ये जो लाइन है ये ऐड होगी,
और इसकी लेंथ कैसे निकालेंगे? तो बेसिकली हमें लेंथ ऑफ दिस निकालना है सबसे पहले। तो ए बी की लेंथ क्या होगी? पेरीमीटर निकालने के लिए हम कहेंगे, यहां पे देखो क्वेश्चन में मैं प्रॉपर तरीके से लिख देता हूं सॉल्यूशन, और मुझे जो गिवन है पहले उसको लिख देता हूं। तो मुझे रेडियस ऑफ सर्कल गिवन है, रेडियस मुझे दिया है 10.5 सेंटीमीटर का, ठीक है। और मुझे बोला है पेरीमीटर निकालिए, मुझे एंगल दिया है, एंगल फिगर में देख के मैं एंगल लिख रहा हूं, एंगल AOR दिया है मुझे, AOB सॉरी, एंगल AOB ये आपको दिया है 60 डिग्री का एंगल, और मुझसे बोला है कि आप पेरीमीटर बताइए, टू फाइंड पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। अच्छा, अगर मुझे सेक्टर का पेरीमीटर देना है तो मैं कैसे दे सकता हूं? तो यहां पे हम बोलेंगे कि पेरीमीटर ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ ए बी, एंड लेंथ ऑफ ए बी देने के लिए मैं लिखूंगा थीटा अपॉन 360 डिग्री, क्योंकि एंगल के सामने वाली लेंथ बतानी है। तो थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाइड विद 2 पाई आर, ठीक है, ये होती है ए बी की लेंथ देना, प्लस आर दैट इज 2r, तो प्लस 2r, ये पेरीमीटर होगा सेक्टर का। क्लियर? तो यहां पर जब आपको दी हुई वैल्यूज आप डालेंगे तो ये एक इक्वेशन का फॉर्म लेगी, और वो हो जाएगा 60 अपॉन 360 मल्टीप्लाइड विथ 2 मल्टीप्लाइड विथ, उन्होंने बोला है पाई 22/7 लीजिए, तो 22/7 मल्टीप्लाइड विथ रेडियस, रेडियस इज व्हाट 10.5, तो 10.5 प्लस 2 मल्टीप्लाइड विथ 10.5, ये डन। ये पूरी चीज हमें सॉल्व करनी है। तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, हमारे पास पेरीमीटर ऑफ सेक्टर निकल के आ जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो रेड पेन से लेके पहले तो सिंप्लीफाई कर लेता हूं, आपको सिंप्लीफाई करके दिखा देता हूं। तो 60 और 360 कटा, तो 6 टाइम्स इज 36 एंड 0 से 0 कट गया, तो यहां पे सिर्फ 1/6 बचेगा। अच्छा, 2 से अगर ये 6 को काटा तो यहां पे 3 बचा, नीचे वाला 3 10.5 को काटेगा, तो नीचे वाला 3 जब 10.5 को काटेगा तो यहां पे मैं कहूंगा कि यहां तो 3 बचा था, 3 जब इसको काटेगा तो 3 इंटू 3 इज 9 पॉइंट, ठीक है, 15 बच रहा है 3.5, ये होगा एकदम, ठीक है। तो अगेन 7 से अगर यहां काटूंगा तो 7 से कटने के बाद ये हो जाएगा 0.5, ठीक है, 7 5 टाइम्स इज 35, तो हम एक काम कर सकते थे, नीचे 10 ले सकते थे, तो नीचे 10 ले लेते हैं, सो दैट डेसिमल वाला झंझट अभी 2 मिनट ना रहे। तो 5 से 10 काटा तो 2 बचा, तो इस 2 से ये 22 काटा, मेरे पास से बचा है 11, बाकी सब खत्म ना। एक बार चेक कर लेते हैं। हमने यहां पे लिखा 1/6, 2 से 6 काटा 3 से हमने ये काटा तो 35 आया, ठीक है। 7 से हमने 35 काटा तो 5 आया, 5 से 10 को काटा 2 टाइम्स, 2 से 22 कटा 11, तो यहां पे आएगा 11 प्लस 2 इंटू 10.5, तो हमारा जवाब आ रहा है, यहीं पे लिख देता हूं, 11 प्लस 2 when multiplied with 10.5 will give you 10 and 2 मतलब 21, तो 11 plus 21 will give you 32। तो मैं कहूंगा कि यहां पर जो पेरीमीटर निकल के आया, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर, तो सेक्टर का पेरीमीटर निकल के आया 32 सेंटीमीटर का। ये पूरा यूनिट जो है, यूनिट्स लिखना जरूरी है, यूनिट पूरी सेंटीमीटर में चल रही है, डिग्री से हमने लेंथ में कन्वर्ट किया, सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट किया। तो लेंथ ऑफ बेसिकली दिस पार्ट ए बी थीटा बाय 360 मल्टीप्लाइड विद 2 पाई आर एडेड विथ, क्योंकि पेरीमीटर बताना था तो ये दो लाइन भी बाउंड्री सम ऑफ ऑल साइड्स, तो r प्लस आर इज 2r। हमने कैसे सॉल्व किया नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, आपको समझ आया हाँ या ना। डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है?
If a number x is chosen at random from the numbers this, then find the probability of x square will be less than 4. चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन पहले लिख लेते हैं ऊपर वाले पार्ट के लिए। मुझे जो गिवन नंबर्स हैं वो है -3, -2, -1, -0, 1, 2, 3। और ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमें समझ आ रहा है प्रोबेबिलिटी वर्ड का यूज किया है, तो प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है, ठीक है। दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी दी है। अगर इसको मैं नोटिस करूं तो टोटल ऑब्जर्वेशंस जो हमें गिवन है वो दी हैं हमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऑब्जर्वेशंस दी हैं, ठीक है। इन्होंने बोला कि इस चीज की प्रोबेबिलिटी निकाली है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स स्क्वायर वुड बी लेस देन 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द गिवन इवेंट, और इवेंट उन्होंने बोला है कि एक्स स्क्वायर वुड बी लेस देन 4, ये इवेंट। अब यहां पे एक्स स्क्वायर मतलब एक्स, इन्होंने इस टर्म्स को माना है, लेट दिस टर्म्स बी एक्स, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखिएगा, इफ अ नंबर एक्स इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द नंबर्स, इन नंबर्स में से अगर किसी को भी मैं एक्स रख दूं, मैं बोल देता हूं -3x है, ठीक है। तो -3 अगर x के बराबर है तो एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर 9 होगा, -3 का स्क्वायर वुड बी 9, पॉजिटिव 9। इन्होंने बोला है ऐसी कंडीशन जो 4 से नीचे की वैल्यू दे। तो चलो x, हम यहां पे एक्सपेरिमेंट्स लिख रहे हैं, ठीक है। क्या क्या रहेंगे, तो x की वैल्यू अगर -3 रहेगी तो x स्क्वायर वुड बी 9। अगर देखिएगा x की वैल्यू -2 रहेगी तो x स्क्वायर वुड बी व्हाट, दिस वुड बी 4। अगर मैं कहता हूं x की वैल्यू -1 रहेगी तो x स्क्वायर वुड बी 1। ये 3 कंडीशंस लिख दी। अच्छा, x की वैल्यू अगर 0 होगी तो x स्क्वायर भी 0 होगा। अगर x की वैल्यू 1 होगी तो x स्क्वायर भी 1 होगा। अगर x की वैल्यू 2 होगी तो x स्क्वायर 4 के बराबर होगा। और अगर x की वैल्यू 3 होगी तो x स्क्वायर की वैल्यू 9 होगी। अब अगर मैं ये सारे एक्सपेरिमेंट्स देखूं तो इसमें से वो कौन कौन सी ऐसे केसेस हैं जहां पर एक्स स्क्वायर 4 से कम है, ठीक है। पेन चूज करके मैं सर्कल कर देता हूं। देखिएगा, मैं बोल रहा हूं 4 से कम, तो 4 से कम एक ये वाली कंडीशन बन रही है, 4 से कम एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ रही है, 4 से कम वैल्यू आ रही है, 4 से कम वैल्यू आ रही है, लेकिन यहां पे 4 के बराबर आ रही है। एक्स स्क्वायर भी 4 आ रहा है, एक्स स्क्वायर भी 4 आ रहा है। यहां पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू 9 है, यहां पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू 9, मतलब 4 से यहां तो बढ़ के आ रहा है, 4 के बराबर आ रहा है। तो मैं कहूंगा 3 ही ऐसी कंडीशंस बनेंगी। तो नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट, जो नंबर ऑफ बेसिकली जो उन्होंने डिमांड की है वो बोला है ऐसी कंडीशन जहां पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 से कम हो, तो मैं कहूंगा ऐसी 3 कंडीशन है आउट ऑफ 7। तो मेरा जवाब है 3/7। क्लियर है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो मेरा आंसर है यहां पे 18th के पहले पार्ट के लिए वो है 3/7। क्लियर। चलिए इसकी सेकंड क्वेश्चन देखते हैं और पार्ट देखते हैं। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली टेकन लीप ईयर हैज 52 संडेज। ये एक अच्छा सवाल है, मुझे ऐसा लगता है कि एग्जाम में पूछना चाहिए टीचर को, और कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी पूछना चाहिए। मतलब आता ही है कॉम्पिटिटिव लेवल पे इस तरह का क्वेश्चन कि 53 संडेज हो लीप ईयर में या 52 संडेज हो, तो इस चीज की प्रोबेबिलिटी निकाली है। शीट ले लेते हैं और उसमें सॉल्व करते हैं। देखिए, हमें पता है कि नंबर ऑफ वीक्स कितने होते हैं। अगर मैं नंबर ऑफ वीक्स पे जाऊं तो नंबर ऑफ वीक्स यहां पे पूरे एक साल में 52 होते हैं। तो नंबर ऑफ वीक्स क्योंकि 52 होते हैं तो इसका मतलब नंबर ऑफ संडेज भी 52 होंगे। और ये सारी कंडीशन एक नॉर्मल ईयर में होती है। कब होती है? एक नॉर्मल ईयर में। यहां पे लिख देता हूं इन नॉर्मल ईयर। और जब मैं नॉर्मल ईयर की बात करता हूं
दैट मीन्स मैं बात कर रहा हूं 364 डेज की। अब यहां पे जो बात की गई है वो बात की गई है लीप ईयर की। मतलब लीप ईयर में आपके 2 दिन जो है, ठीक है, वो 2 दिन के साथ में, मतलब अगर 52 नंबर ऑफ वीक्स होते हैं, 1 डे एक्स्ट्रा होता है, प्लस एक्चुअली 1 डे एक्स्ट्रा भी आता है इसके साथ एक नॉर्मल ईयर में, इसको नॉर्मल ईयर बोलते हैं, ठीक है। 52 वीक्स प्लस 1 डे एक्स्ट्रा, ठीक है, ऐसा निकल के आता है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ संडेज तो 52 है, क्योंकि 52 वीक्स हैं तो 52 संडेज तो होंगे, डन। लेकिन जो एक दिन एक्स्ट्रा है नॉर्मल ईयर के अंदर, लीप ईयर में और एक दिन एक्स्ट्रा आ जाता है, मतलब 2 दिन एक्स्ट्रा हो जाते हैं, ठीक है। जब हम लीप ईयर की बात करते हैं तो लीप ईयर के अंदर का केस जो होता है, वहां पे नंबर ऑफ वीक्स जो होते हैं वो होते हैं आपके 52, अगेन 52 ही वीक्स होते हैं, प्लस, ठीक है, 2 डेज एक्स्ट्रा होते हैं, 2 डेज एक्स्ट्रा होते हैं। अब अगर ये 2 दिन देखे जाएं तो इस 2 दिन की कंडीशंस बन के हमारे सामने आएंगी, ठीक है। अब ये दोनों दिन संडे संडे तो नहीं रह सकता ना, एक दिन संडे होगा, दूसरे दिन मंडे हो जाएगा। तो अगर ये 2 दिन एक्स्ट्रा वाली कहानी को मैं पकड़ लूं तो इनकी कंडीशंस नोटिस करिएगा। एक लीप ईयर के अंदर ये जो 2 दिन एक्स्ट्रा हैं, इट मे बी संडे मंडे, ठीक है, 2 दिन लगातार ही आएंगे ना, या तो संडे होगा या मंडे होगा, या मंडे होगा या ट्यूसडे होगा, तो मंडे एंड ट्यूसडे, फिर ट्यूसडे एंड वेडनेसडे हो सकता है, या वेडनेसडे थर्सडे हो सकता है, या फिर मैं कह सकता हूं कि थर्सडे एंड फ्राइडे होता है, थर्सडे और फ्राइडे आ सकता है, या फिर हम कह सकते हैं कि फ्राइडे एंड सैटरडे हो सकता है, या फिर एक कंडीशन बन सकती है सैटरडे और संडे वाली, तो सैटरडे या संडे वाली कंडीशन बन सकती है। 2 दिन लगातार कोई से भी इनमें से ये कंडीशंस दे सकते हैं, क्योंकि अगेन संडे मंडे से मैंने कहानी चालू की थी, या तो संडे मंडे का कॉम्बिनेशन होगा, या मंडे ट्यूसडे का होगा, या ट्यूसडे वेडनेसडे का होगा, या वेडनेसडे थर्सडे का होगा, या थर्सडे फ्राइडे का होगा, फ्राइडे सैटरडे का होगा, या फिर सैटरडे संडे का होगा। ये कंडीशंस हैं, ठीक है। हमसे सवाल में क्या पूछा था, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली टेकन लीप ईयर हैज 52 संडेज, 52 ही संडे हो बस, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं देखूं सिर्फ 52 ही संडे हो तो 52 संडे तो आ ही रहे, ठीक है। तो नंबर ऑफ संडेज यहां पे 52 वीक्स में, ठीक है, वो 52 तो आएंगे, बट ये 2 दिन में कोई भी संडे नहीं होना चाहिए तो 52 रहेंगे, नहीं तो फिर 53 संडे हो जाएंगे, 53 हो जाएंगे। अब ऐसी कंडीशंस जो हैं वो कहां कहां बन रही हैं, अगर आप नोटिस करें तो संडे नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो मैं कहूंगा मंडे ट्यूसडे वाली कंडीशन, ट्यूसडे वेडनेसडे वाली, वेडनेसडे थर्सडे वाली, थर्सडे फ्राइडे वाली, फ्राइडे सैटरडे वाली कंडीशन, सैटरडे संडे, यहां पे संडे आ रहा है, यहां पे संडे आ रहा है, इन 2 कंडीशंस को हटा दीजिए। तो मैं कहूंगा कि आउट ऑफ दिस कंडीशंस टोटल नंबर ऑफ 1 2 3 4 5 6 7, आउट ऑफ दिस 7 कंडीशंस, अगर इस 7 कंडीशंस में मैं जाता हूं तो जो प्रोबेबिलिटी है इन लीप ईयर नो संडे शुड बी देयर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट जो उन्होंने डिमांड की है नो संडे, संडे ना हो, ठीक है, मतलब 52 ही संडे हो, या ऐसा बोल दे, नो संडे नहीं बोला उन्होंने, कहा ओनली 52 संडेज, ओनली 52 संडेज इन लीप ईयर, ऐसा इवेंट। तो मैं कहूंगा आउट ऑफ 7 कंडीशंस 4, 1 2 3 4 5 कंडीशन जस्टिफाई कर रही हैं हमारे जवाब को। तो मेरा आंसर होगा यहां पे इस केस में 5/7, ठीक है। तो 5/7, ये 2 संडेज ना इंक्लूड करें आउट ऑफ 7, तो 1 2 3 4 5, ये 5 इवेंट्स जस्टिफाई कर रहे हैं इस कंडीशन को, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो जवाब है वो 5/7 है। पीछे वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 18 का जो पहला पार्ट था, उसके लिए जवाब हमारा आया था 3/7। डन। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। Find the class marks of the classes 10 to 25 and 35 to 55. तो to find class mark
9th क्लास में भी आप ऑलरेडी कर चुके हैं। टू फाइंड क्लास मार्क हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है और वो है कि कोई सी भी क्लास की जो अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट है उन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दो, दैट मीन्स एवरेज निकालो। ठीक है, तो क्लास मार्क का जो फॉर्मूला होता है वो है आपका अपर क्लास लिमिट व्हेन एडेड विथ लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो इन द गिवन क्लास, इन क्लास 10 to 25 वाली क्लास को अगर मैं पकड़ूं तो यहां पे जो क्लास मार्क निकल के आएगा वो अलग होगा, क्योंकि इसकी जो क्लास हाइट है वो अलग है। आप देखो 25 में से 10 हटाए तो 15 बचे, और अगर 35 में से 55 में से 35 हटाऊंगा तो 20। ये क्लास साइज अलग है, ये क्लास साइज अलग है, तो क्लास मार्क की वैल्यू अलग आएगी। ठीक है, यहां पे हम कहेंगे, मतलब वो वैसे भी अलग आएगी, लेकिन एवरेज अगर इन दोनों का देखें तो यहां पे जो क्लास मार्क निकल के आ रहा है वो है 10 + 25/2, और ये वैल्यू आएगी 35/2। और 35/2 का मतलब होता है 17.5। मैं कहूंगा कि क्लास मार्क इस पर्टिकुलर क्लास में 17.5 रहेगी। ठीक है, अच्छा दूसरी क्लास मुझे क्या दी है, इन क्लास 35 to 55, 35 से 55 वाली जो क्लास दी है इसकी अपर क्लास लिमिट है 55, इसकी लोअर क्लास लिमिट है 35। तो इसका क्लास मार्क जो निकल के आएगा, क्लास मार्क वो निकल के आएगा 35 + 55 डिवाइडेड बाय 2, और यहां पे ये हो जाएगा 5 और 3 8, 8 और 1 9, 90, 90/2, और 90/2 का मतलब है 45। तो यहां पे क्लास मार्क 45 आएगी। क्लियर है, तो ये क्लास मार्क आई है 45 और ये क्लास मार्क आई है 17.5। ये 2 क्लास मार्क्स हमने दे दिए हैं। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 20, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। अ डाई इज थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। अगर कोई डाइस को मैं एक ही बार थ्रो करूं, देखिएगा अब डाइस जब मैं वर्ड बोलता हूं तो 6 फेसेस होते हैं, क्यूब है, प्रॉपर क्यूब है। इसमें जो 6 फेसेस हैं वो 1 है, उस पे एक मार्किंग 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है। डन। 6 फेस, 6 डिफरेंट नंबर। इसमें से प्राइम नंबर्स जो हैं, प्राइम मतलब खास नंबर्स, प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स बेसिकली जो कि सिर्फ 1 के टेबल में या खुद के टेबल में आते हैं। दैट मीन्स जो कि सिर्फ 1 से डिविजिबल है, बाकी किसी से नहीं, या खुद से डिविजिबल है। तो मैं कहूंगा कि 2 इज अ प्राइम नंबर, 3 इज अ प्राइम नंबर, 5 इज अ प्राइम नंबर आउट ऑफ दिस गिवन 6 कंडीशंस। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवेंट कि वो प्राइम नंबर हो, ठीक है, हम बोलेंगे आउट ऑफ 6 कंडीशंस, क्योंकि ये 6 कंडीशंस है, सिर्फ 3 ही कंडीशन इसको जस्टिफाई कर रही हैं। 3 आउट ऑफ 6, और 3 आउट ऑफ 6 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2। तो मेरा आंसर यहां पे क्वेश्चन नंबर 20 जो कि लास्ट 1 मार्क्स का सवाल था, इसमें मेरा जवाब होगा 1/2। प्रॉपर तरीके से आपको गिवन लिखना है, टू फाइंड लिखना है, और मैं समझता हूं कि इस क्वेश्चन में आप वो 2 स्टेटमेंट लिख लेंगे। फॉर्मूला लिखिए प्रोबेबिलिटी का और सॉल्व कर दिए। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो नंबर ऑफ द इवेंट्स व्हाट दे डिमांडेड अपॉन द टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स 6 है, जो इवेंट की डिमांड उन्होंने की है वो 3 इवेंट्स हैं बस। डन। तो यहां पर हमने कुल मिला के पूरे 20 क्वेश्चन जो कि पेपर 2020 से हमसे पूछे गए थे, हमने प्रॉपर तरीके से कर दिए हैं सॉल्व। ठीक है, तो किसी भी स्टूडेंट ने अगर अभी तक पेपर्स को सॉल्व नहीं किया है, क्वेश्चंस नहीं देखे हैं, क्या सैंपल पेपर्स के क्वेश्चंस थे, मतलब पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, 2023 का पेपर अगर वॉच नहीं किया है तो कृपया कर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक जरूर क्लिक करें। हमने एक सैंपल पेपर 2023 भी आपको दिया है, ठीक है, जो कि हमें इस साल लगते हैं क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। हमने ईयर 2022 का पेपर सॉल्व करवा दिया, 21 का करवा दिया, 20 का आप वॉच कर रहे हैं, 2019 का आप वॉच करिए।
ठीक है, सारे लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है प्रॉपर हर एक वीडियो की। सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन थे जो आप वॉच कर रहे थे, अब इसके बाद सेक्शन बी की वीडियो देखना ना भूलें। डन। कुछ भी अगर आप हमारे इंस्टीट्यूट के बारे में जानना चाहते हैं, डीएस क्लासेस कैसे काम कर रही हैं, कैसे आप ऑफलाइन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं, आपको मटेरियल की नीड है, आप डेफिनेटली इन नंबर्स पे कॉल करिए, हमें ज्वाइन करिए। डेफिनेट सक्सेस पाठशाला के प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड्स में क्लासेस अवेलेबल है। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जो करना। अपना ध्यान रखिए। बाय एंड टेक केयर।